इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलाज ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम है डॉक्टर सैयदा वजीहा। आई एम अ फैमिली फिजिशियन एंड अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट। सो आप लोगों को खुशामदीद। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे इसका नाम है खन्नाक, डिप्थीरिया और क्रूपी कफ। सो बेसिकली हम इसकी आगाही करेंगे, इसके सिम्टम्स पे बात करेंगे, इसके बचाव पे बात करेंगे और इसकी अगर किसी को हो जाती है तो इसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है। पहले तो हमें ये समझना है कि खन्नाक है क्या। अगर हम बिल्कुल एक आम लोगों की ज़बान में बात करें तो ऐसी शदीद खांसी जो किसी आम दवाइयों से या ओवर द काउंटर दवाइयों से रिलीव ना होती हो, जो शुरू हो सोर थ्रोट से, जो गले के दर्द की, गले की सोज से स्टार्ट हो, बुखार के साथ स्टार्ट हो और आहिस्ता आहिस्ता वो खांसी ऐसी शक्ल ले ले जिसको हम बार्किंग कफ या क्रूप की फॉर्म में देखें। इसकी क्या अलामात हो सकती हैं, ये किस अलामात के साथ प्रेजेंट होती है, इसमें क्या क्या बचाव है। असल में खन्नाक जो बीमारी है, या इसको उर्दू में खन्नाक कहते हैं और इंग्लिश में डिप्थीरिया कहते हैं, ये 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसका मतलब ये कि हम इसको वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारी जो बचपन की वैक्सीनेशंस हैं, जो बचपन में हमें वैक्सीन्स लगती हैं, उसमें एक बेसिक वैक्सीन जिसको हम डीपीटी कहते हैं, उस बीमारी को कवर करने के लिए होती है। जिसको ये वैक्सीन लगी हुई है उसको तो ये बीमारी 99% चांसेस हैं कि नहीं होगी, लेकिन जिसको नहीं लगी हुई तो उसके लिए एक थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। और जिस तरह की हम न्यूज़ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ख़ासकर कराची में ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन हो गया है और ये किन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ये लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। यानी कि उन लोगों को अफेक्ट करेगा जो कि 1 से 6 साल के बच्चे या बूढ़े, या बड़ों को भी कर सकता है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई हो। जब ये केसेस बढ़ जाते हैं तो ये कम्युनिटी में डिजीज़ फैलना शुरू हो जाती है। इसी तरह खन्नाक फैल गई है। अब इसका अलामात क्या हैं, पहले हम इस पे बात करते हैं। शदीद खांसी, बुखार, गले में दर्द, गले की सोजिश और अक्सर सांस के मसाइल या आवाज़ भारी होना, ये सारी चीज़ें इस बीमारी के सिम्टम्स में हो सकती हैं। इनिशियली जब पेशेंट आता है तो वो गले के दर्द और खांसी के साथ आ रहा होता है, जो खांसी बढ़ते 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 बिगड़ के बार्किंग कफ की यानी क्रूप की, यानी एक ख़ास किस्म की खांसी की शक्ल ले लेती है, जो कि किसी दवाई से हल नहीं हो रही होती। अब ये है कि अगर 1 से 6 साल के बच्चों को इस तरह की कोई चीज़ या अलामत नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिज़ीज़ है, यानी ये कि इसका इन्फेक्शन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। हमें जो है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने लोग होंगे वो कैरियर स्टेट में भी मिलेंगे हमें, और एक दूसरे को ये लगा भी सकते हैं। ये लगने वाली शदीद कंटेजियस बीमारी है। ये एक कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम से बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये लगती है। और दूसरी बात जो हम इसमें ऐड करना चाहेंगे वो ये है कि सोर थ्रोट के साथ, यानी गले के दर्द के साथ, पेशेंट इस चीज़ की भी कंप्लेन करते हैं कि हमें खाना निगलने में, थूक निकलने में शदीद तकलीफ़ या दुश्वारी का सामना है। ये वो वाले सिम्टम्स हैं जो एकदम इंसान को इस बात की तरफ लेके जाते हैं कि शायद ये आजकल जो प्रेवलेंट डिज़ीज़ है, ये उसकी वजह से है। शुरू में तो इतना पता नहीं चल पाता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपके गले में, आपके टॉन्सिल्स पे एक सफ़ेद कलर की मेम्ब्रेन बनती है, जो सूडो मेम्ब्रेन कहलाती है, इस डिज़ीज़ के अंदर बनती है, जिसकी वजह से निगलना, खाना-पीना सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए या इसको नॉर्मल टॉन्सिल्स की तरह या नॉर्मल गले के इन्फेक्शन की तरह ले लिया जाए, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हम इसकी आगाही दे रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन में डेथ भी इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर आप बच जाते हैं और बच गए हैं, उस सूरत में आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वो है कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी नालियों का, दिल की नालियों का सूज जाना और उसके बाद उसका सही फंक्शन ना होना। इसके अलावा भी काफ़ी किस्म की जो न्यूरैल्जिया, पैरेल्जिया होते हैं, पैराप्लेजिया, वो भी हो सकते हैं, मतलब आपकी नसों के मसाइल भी हो सकते हैं इसके बाद। और गले की जो आपकी गले की जो नाली है
उसकी मुस्तकिल सोजिश या सूजन की वजह से वो भी काम करना या वो भी पैरालिसिस में जा सकती है। सो एक 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ जिसको आप आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन से, सो आप इसको इस लेवल तक लेके ही ना जाएँ। केसेस बढ़ने की पाकिस्तान में एक वजह यही है कि जिस चीज़ को हम बहुत साल पहले ख़त्म कर चुके थे, अब कुछ इंटीरियर के इलाकों में इस तरह के लोग या इस तरह के केसेस मिले हैं कि जिसकी वजह से पता चला है कि वो नॉन वैक्सीनेटेड थे। सो एक वैक्सीन जो बचपन में लगती है और उससे आप एक बड़ी बीमारी से सेफ हो सकते हैं। तो अगर किसी ने वैक्सीनेशन इस चीज़ की नहीं कराई हुई, इट्स द हाई टाइम आप जाके वैक्सीनेशन कंप्लीट करें, अपने मोहल्ले से मिलें और इसके बारे में जितनी आगाही आप लोगों को प्रोवाइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल दिसंबर के मौसम में इस सीज़न में कराची में शदीद किस्म के वायरल फ्लू मौजूद है और हर बंदा खांसता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो वजह हमारी पॉल्यूशन है और दूसरी वजह वो बीमारियां जो हमने अपने गले में खुद डाली हुई हैं। अब करना क्या है इस बीमारी का, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये हो जाती है। पहले तो ये समझना है कि ऊपर के जितने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसमें आपका वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स, आपका जो है ट्रेकिया और आपका जो है ब्रोंकस, ये सारे एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं। वॉइस बॉक्स इन्वॉल्व होने की वजह से आपको शदीद खांसी होती है, जो किसी फोर्सफुल खांसी होती है बच्चों में, जो किसी भी दवाई से सूद नहीं हो रही होती, संभल नहीं रही होती। एक चीज़ उसमें माँ बाप को अपने ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि 1 से 6 साल के बच्चे को कफ सिरप हरगिज़ ना दें खांसी रोकने का। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये खांसी के थ्रू बैक्टीरिया बाहर निकल रहा होता है। सो खांसी रोकने से वो नालियों के अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो अगर किसी ने वैक्सीनेशन इस चीज़ की नहीं कराई हुई, इट्स द हाई टाइम आप जाके वैक्सीनेशन कंप्लीट करें, अपने मोहल्ले से मिलें और इसके बारे में जितनी आगाही आप लोगों को प्रोवाइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल दिसंबर के मौसम में इस सीज़न में कराची में शदीद किस्म के वायरल फ्लू मौजूद है और हर बंदा खांसता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो वजह हमारी पॉल्यूशन है और दूसरी वजह वो बीमारियां जो हमने अपने गले में खुद डाली हुई हैं। अब करना क्या है इस बीमारी का, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये हो जाती है। पहले तो ये समझना है कि ऊपर के जितने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसमें आपका वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स, आपका जो है ट्रेकिया और आपका जो है ब्रोंकस, ये सारे एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं। वॉइस बॉक्स इन्वॉल्व होने की वजह से आपको शदीद खांसी होती है, जो किसी फोर्सफुल खांसी होती है बच्चों में, जो किसी भी दवाई से सूद नहीं हो रही होती, संभल नहीं रही होती। एक चीज़ उसमें माँ बाप को अपने ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि 1 से 6 साल के बच्चे को कफ सिरप हरगिज़ ना दें खांसी रोकने का। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये खांसी के थ्रू बैक्टीरिया बाहर निकल रहा होता है। सो खांसी रोकने से वो नालियों के अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली 1 से 6 साल के बच्चों को खांसी ना दें, उनको प्रॉपर पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं या अपनी फैमिली डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि खांसी के सिरप इज़ नॉट फॉर 1 to 6 ईयर्स, उस पर मैंशन होता है। और इस तरह की बीमारी में तो हरगिज़ नहीं देने चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि ये बीमारी को और ख़राब करते हैं। अच्छा, खांसी के सिरप ना दें तो फिर क्या दें? इसका प्रॉपर डायग्नोसिस किस तरह हो सकता है इस बीमारी का, ये क्लिनिकल ग्राउंड पे डायग्नोज होती है। इसका मतलब ये है कि एक मुआलिज जिसको थोड़ी सी नॉलेज हो, जो कि प्रॉपर पेशेंट इस तरह के देख रहा हो, जिसको नो हाउ हो, जो जानता हो इस बीमारी को, तो वो उसको इसके सिम्टम्स देख के डायग्नोज करेगा। इसका कोई ख़ास स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि आप एक्सरे करा लें या आप अल्ट्रासाउंड करा लें या आप कोई ब्लड टेस्ट करा लें तो ये डायग्नोज हो जाएगी। इट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डिसीजन, मतलब मॉलेज की जो एफर्ट्स है या मॉलेज की जो पढ़ाई है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर गली का डॉक्टर इसको डायग्नोज कर सके और ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर इसको मिस कर सके। जब निगलने की मसाइल, खांसी बढ़ने के मसाइल और बार्किंग कफ की तरफ स्टोरी जाती है, तो उस टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि ये कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको मैं बस लेके चल रही हूँ बच्चों की बीमारी को या बड़ों की भी, और ये सही नहीं हो रही, तो कहीं ये वो तो नहीं है जो आजकल माशरे में प्रेवलेंट है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो हम इसका बचाव करेंगे। बचाव क्या है कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई बचपन में डीपीटी, वो उसको कंप्लीट करें अपने एज के हिसाब से, अपनी उसकी हिसाब से कि उसमें उस कितनी प्रेवलेंट, कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं है। दूसरा ये
कि बच्चों को भी वैक्सीनेट करवाएं। तीसरा ये कि इस तरह के लोग या इस तरह के इन्वायरमेंट से अवॉइड करें जहाँ पे ज़्यादा खांसी वाले अमराज हों, यानी कि बड़ी गैदरिंग्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, इवन स्कूल्स। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको छुट्टी कराएं, घर पे रखें, क्योंकि ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी मुंतकिल होती है। सो पहले तो बचाव कर लिया, अब इसका इलाज अगर किसी को हो जाए, इसका इलाज यही है कि आपने एंटीपायरेटिक्स यानी बुखार कम करने वाली दवाइयाँ यूज़ करनी है। आपने जो है वो खांसी की दवाई कोई भी यूज़ नहीं करनी है। आपने नेबुलाइज करना है, और इन केस नेबुलाइज से भी सही नहीं होता तो वी विल ऐड ऑन द डायग्नोसिस कि भाई ज़रूरत है स्टेरॉइड्स देने की या नहीं। लेकिन ये स्टेरॉइड्स सिर्फ डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है, आपने खुद से नहीं लेना। तीसरी चीज़ ये कि अगर डिफ्थीरिया कंफर्म हो जाता है या खन्नाक कंफर्म हो जाता है तो इट शुड बी ट्रीटेड विद एंटीबैक्टीरियल्स यानी एंटीबायोटिक्स। लेकिन इसमें अपनी मर्जी की एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ कर सकते, इसमें वेरी हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में आईवी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो अपनी जो एंटीबायोटिक्स जो हम खुद से जाके ले लेते हैं बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के, खुदा का वास्ता उससे जो है वो दूर रहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक अगली दफ़ा आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगी। उसकी इम्यूनिटी गिरा चुकी है बॉडी की आपकी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको इतने इन्फेक्शंस हो रहे हैं। सो एंटीबायोटिक जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। लेकिन इन केस अगर ये डिजीज़ डायग्नोस हो जाता है तो इन बहुत सारे पेशेंट में डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं, और ये उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी देखते हुए इस्तेमाल करनी होंगी। यानी जिस पेशेंट को किसी भी किस्म की सेंसिटिविटी है उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है, और जो एक नॉर्मल पेशेंट है उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है। और अगेन कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कितनी कंडीशन में, किस तरह की कंडीशन में आईवी देनी, किस तरह की कंडीशन में ओरल देनी है। एक बात इसमें यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बहुत कॉमनली मशहूर कर रहे हैं कि इसमें एक्सरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरे डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिकल डायग्नोसिस कि एक्सरे की ज़रूरत है या नहीं। इफ़ योर क्लिनिशियन या आपका डॉक्टर इतना एक्सपर्ट है कि क्लिनिकल ग्राउंड पर आपका खन्नाक या डिफ्थेरिया डायग्नोस कर सकता है, तो फिर एक्सरे की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज इट्स अ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो बेसिकली इसको एक्सरे से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सरे में बहुत कुछ अच्छा दिखेगा नहीं, सिवाय इसके कि हल्का फुल्का फ्लूइड दिख जाए लंग्स के अंदर, लंग्स की नालियों के अंदर। सो एक्सरे कैन बी अवॉइडेड, वैसे भी रेज हैं अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन एट द एंड जब ज़रूरत होती है तो फिर आपने उस टाइम पे करवाना भी है, लेकिन अपने डॉक्टर से मुआयनत से मुआयना करवाने के बाद। दूसरा ये कि हमें इसको नेबुलाइज करवाना है, हमें इसको स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, फिर वही फैसला खुद नहीं करना, डॉक्टर से करवाना है। कफ रिलीफ की किसी भी किस्म की मेडिसिन नहीं लेनी है। बच्चों को, खासकर बच्चों की उम्र में 1 से 6 साल के बच्चों को कफ रिलीफ की मेडिसिन नहीं देनी है कि कफ रुक जाए। कफ हो ही इसीलिए रहे ताकि वो बैक्टीरिया, वो जरासीम बाहर निकले। और ये 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर किसी ने इसकी वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो इसकी वैक्सीन लगा के अपने आप को और अपने प्यारों को इससे बचा लें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।